अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो है ना वो टोटली उससे बेस करता है उसके ऊपर। तो फर्स्ट लॉ के अंदर ये बताया जाता है कि जब भी आप कोई हीट इंटर करते हैं किसी सिस्टम के अंदर, तो वो हीट जो है ना अपेयर होती है उसकी इंटरनल एनर्जी की शक्ल में, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आती है, वो चीज़ जो स्टोर हो जाती है। और दूसरा, अगर आप सिस्टम को अलाउ करें तो सिस्टम इन सराउंडिंग के ऊपर जो है ना वो वर्क भी करता है। तो टोटल एनर्जी जो आप प्रोवाइड करेंगे वो क्यू होगी। और आगे देखें, क्यू को लिखा हुआ है इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और नीचे देखें उसको मेंशन भी किया हुआ है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। मीन्स ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डेल्टा यू के बराबर है। और प्लस वर्क मतलब जो हीट आपने प्रोवाइड की है सिस्टम को, वो अपेयर होगी एज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और दूसरा, सिस्टम को अगर आप अलाउ करेंगे डेफिनेटली वो सिस्टम वर्क भी परफॉर्म करेगा सराउंडिंग में। तो यानी एक पिस्टन हो, अगर उसको बर्नर के ऊपर रख दें, यानी एक सिलेंडर जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आइडियल गैस के तौर पे आप उसे यूज़ कर लें। तो हीट अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो पिस्टन है वो अपवर्ड भी मूव करेगा गैस की एक्सपेंशन की वजह से। तो इस तरह ये हीट मैकेनिकल वर्क में भी कन्वर्ट हुई। और दूसरा, उसने जो सिस्टम था उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस था उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा भी किया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपने इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है वो मेजर करना हो तो आप डेल्टा यू को सेपरेट कर सकते हैं। जो वर्क किया है सिस्टम ने वो दूसरी तरफ क्यू से माइनस कर दें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। इससे आपको इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है उस सिस्टम के, उससे ये बात पता चल सकती है। और ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस करता है, उसी को यानी एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं इसकी, हीट इंजन, बाईसाइकिल पंप और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपकी बुक में तो है प्रॉपर। तो इसमें यह है कि जैसे बाईसाइकिल पंप है, अब आप देखें साइकिल में जब हम उसके व्हील में हवा जो भरते हैं तो हम साइकिल का पंप जो है ना प्रेस करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गैस जो है ना कंप्रेस हो जाती है उस पंप के अंदर, और डेफिनेटली उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दूसरा, आप मज़ीद पुश देंगे उसको, डेफिनेटली वो गैस जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम पम्प टू द व्हील ऑफ द साइकिल। डेफिनेटली उसने मूवमेंट भी शो कर दी है, फोर्स लग की डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो मतलब वर्क भी हो गया। तो आपने जो मैकेनिकल वर्क किया, यानी आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क, वो दो तरह से यूटिलाइज हुई। एक तो उसने गैस को कंप्रेस किया जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर बढ़ा। और दूसरा, उसने गैस की मूवमेंट पॉसिबल की जो पंप से जो है ना व्हील के अंदर इंटर हुई, तो डेफिनेटली ये वर्क भी हुआ। तो अब यहाँ पर भी यानी कि दूसरी जो एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, इसमें भी ऐसे ही है कि हम जो डेली देखें खाना खाएंगे, डेफिनेटली उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, पुराने सेल्स डेड होंगे, नए सेल्स बनेंगे। तो जो इससे ये देखें हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। और दूसरा, उसी एनर्जी से हम उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए सारा दिन भागते दौड़ते हैं, चीज़ों को इधर से उधर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो मतलब हम वर्क करते हैं। तो हम जो भी फूड लेंगे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टोटल, और उससे हमारी बॉडीज़ ग्रो करती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिसे हम कहेंगे ये हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। और दूसरा ये कि हम उसी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए सारा दिन जो है वो भागे दौड़ेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ों को इधर से उधर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हम वर्क करेंगे। तो मीन्स उसे है कि आपने जो एनर्जी ली उसको दो तरह से यूटिलाइज़ किया आपकी बॉडी ने। ये दो एग्जांपल हैं, ये पूछी भी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है जी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब होता है ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो, टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहे, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक सिस्टम है जिसके अंदर एक आइडियल गैस मौजूद है, यानी एक सिलेंडर है, उसको फिल किया हुआ है आइडियल गैस से, उसके ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है और उसकी वाल टोटली इंसुलेटेड है, और उसकी बेस जो है वो उसकी बेस जो है ना कंडक्टर हो सकती है, जहाँ से हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे या निकालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हमने जो है ना वो यानी कि हीट अगर प्रोवाइड करना होगी तो डेफिनेटली उसे एज ए कंडक्टर ही डील करेंगे। उसके बाद जो पिस्टन मूव करेगा वो फ्रिक्शनलेस होगा, मूवेबल होगा इजीली। तो सिलेंडर को हम प्लेस कर देते हैं हीट रेजरवायर के ऊपर, यानी एक सिलेंडर है उसको हमने हीट रेजरवायर के ऊपर प्लेस कर दिया। अब उसे हम यानी कि उसके पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली गैस एक्सपैंड होना शुरू होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी फॉल करने की कोशिश करेगी। गैस एक्सपैंड हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम होने की कोशिश करेगी, और साथ ही आप हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दें।
और हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, डेफिनेटली उसकी इंटरनल एनर्जी जो है ना वो चेंज नहीं होगी, और जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव भी करता रहेगा। इस तरह आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो लेकिन ये प्रोसेस स्लोली होगा, यानी अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज करवा देंगे, पिस्टन अपवर्ड मूव कर लेगा, तो गैस एक्सपैंड होने के बाद जो है ना अपना टेम्परेचर फॉल कर देगी और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना वो स्लोली होता है हमेशा। आप स्लोली उस गैस उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो है कम करें, उसको एक्सपैंड होने दें गैस को, और इंटरनल एनर्जी फॉल करने लगेगी तो आप डेफिनेटली हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा यू ज़ीरो आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो, तो Q इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। मतलब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क परफॉर्म कर रहा है, इसलिए दोनों साइन पॉजिटिव हैं, यानी Q का साइन भी पॉजिटिव है और वर्क का साइन भी पॉजिटिव है। क्योंकि हमने वो 4 बातें सीखी थी, उनमें से ये वही चीज़ है कि हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम में पॉजिटिव, सिस्टम वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल वर्क के अंदर, जिससे पिस्टन मूव कर रहा है। अब यहाँ पर ये है कि ये प्रोसेस जो है वो स्लोली होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो पिस्टन को मूव करवाने के लिए यूटिलाइज होगी। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको अगर हम उस पर ड्रा करें कर्व के ऊपर, तो ये इस तरह की कर्व आएगी। उसकी इनिशियली प्रेशर P1 था, फाइनली P2 कर दिया अपने कम करके, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ। तो ये एक यहाँ से देखें आपको एक कर्व नज़र आ रही है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, इसे आइसोथर्म बोलते हैं, और इससे गैस एक्सपेंशन जो है ना पता चलती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए हम वो जो ये प्रोसेस है उसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनिशियली जो प्रेशर था और वॉल्यूम था उसका प्रोडक्ट, और फाइनली जो एक्सपेंशन के बाद प्रेशर और वॉल्यूम होगा उनका प्रोडक्ट जो है ना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयल्स लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई है, जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर गैस को अगर स्लोली आप कंप्रेस करेंगे तो इसका रिवर्स, यानी कि ये पॉसिबल है कि यहाँ तो गैस एक्सपैंड हो रही थी ना पहले, अब अगर हम कंप्रेस करना शुरू करें और स्लोली कंप्रेस करें और सिलेंडर को कोल्ड रेजरवायर पर रख दें तो डेफिनेटली वो हीट एक्सपेल करती रहेगी। यानी आपका मैकेनिकल वर्क जो है ना वो गैस को कंप्रेस करने में तो है, लेकिन गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, गैस हीट एक्सपेल करती रहेगी कोल्ड रेजरवायर के अंदर, इससे उसका टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा जो पहले था। यानी फिर वही बात आ गई, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है और सिस्टम हीट एक्सपेल कर रहा है, तो आप दोनों नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वापस Q इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। क्योंकि हमारा वर्क करना नेगेटिव है और सिस्टम का हीट एक्सपेल करना भी नेगेटिव है, तो फिर वो वापस बैलेंस हो जाता है, Q इक्वल टू डब्ल्यू ही आ जाता है। हमारा किया हुआ वर्क जो है वो स्लोली वर्क जो होगा उससे सिस्टम हीट एक्सपेल कर देगा, उसका टेम्परेचर वहीं का वहीं मेंटेन रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है जी एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अंदर ये है कि कोई हीट इंटर नहीं होती, सिस्टम के अंदर न लीव करती है, इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। यानी सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट आएगी ना ही बाहर एक्सपेल होगी, तो इस चीज़ को हम एडियाबैटिक कहते हैं। इसके अंदर ये है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसका उसके साथ कोई जो है ना वो कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ पर उसकी बेस को भी इंसुलेटेड रखते हैं, उसकी वॉल्स को भी सिलेंडर की, और जो पिस्टन हो तो है डेफिनेटली इंसुलेटेड होगा और मूवेबल होगा। तो यहाँ पर जो है दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि गैस की एक्सपेंशन पॉसिबल है और दूसरा कंप्रेशन। ये दोनों प्रोसेस होंगे और क्विकली होंगे, उसकी तरह स्लोली नहीं होंगे। तो जब आप देखें यानी सडनली गैस को कंप्रेस करेंगे, डेफिनेटली उसने हीट बाहर तो एक्सपेल करनी नहीं है, तो जो मैकेनिकल वर्क होगा गैस को कंप्रेस करने में उससे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर गैस को सडनली आप एक्सपैंड होने देंगे, डेफिनेटली वहाँ पर टेम्परेचर उसका फॉल करेगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। प्रैक्टिकली इनकी एग्जांपल जो है एवरीडे लाइफ से रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द बरस्ट टायर, यानी टायर जैसे फटेगा उसमें से हवा निकलेगी, वो जो हवा बाहर निकलेगी वो ठंडी लगेगी आपको, क्योंकि वो जो हवा है वो इतनी तेज़ी से बाहर आई है कि उसकी हीट साथ में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। तो ये सडन प्रोसेस है, जैसे बैलून को भी एक्सप्लोर आप बरस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से जो हवा निकलेगी वो बिल्कुल ठंडी लगेगी, क्योंकि सडनली गैस एक्सपैंड होगी, उसकी हीट साथ में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में ज़रा टाइम लगता है। अगर स्लोली प्रोसेस होगा, गैस जो है ना टायर में से या हवा जो बैलून में से अगर निकलेगी स्लोली डेफिनेटली उसकी हीट भी साथ में ट्रांसफ़र हो पाएगी। लेकिन सडनली होगा तो डेफिनेटली ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। उसमें ये होगा, दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो होगा एयर का, जिससे साउंड वेव्स पास करता है, जैसे चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ पर भी ये जो रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है तो इससे टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हो जाता है एयर का। तो क्लाउड फॉर्मेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि वाटर वेपर्स जो है ना हल्के होते हैं, ऊपर उठते हैं, जैसे ही सडनली टेम्परेचर चेंज होता है वो कंडेंस होके क्लाउड बन जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि Q0 रखेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। Q0 आएगा डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखें दो चीज़ें हैं, एक तो कंप्रेशन था और एक एक्सपेंशन था। अगर तो कंप्रेशन होगा डेफिनेटली जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा, और अगर एक्सपेंशन होगा तो फिर वर्क पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब एक्सपेंशन होकर गैस वर्क करेगी, सिस्टम वर्क करेगा, वर्क पॉजिटिव और डेल्टा U माइनस साइन के साथ आएगा। उसके बाद अगर हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे होंगे डेफिनेटली सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी और वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो बाकी जो वर्क सिस्टम करेगा वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगा, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह वर्क जो है वो सिस्टम परफॉर्म करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो यहाँ इसको भी हमने एक कर्व ड्रा की है, तो उसके साथ हमने कंपैरिजन भी किया है। आइसोथर्मल जो थी वो लीनियर थी, नीचे आ रही थी ज़रा एक्सपोनेंशियली, ये सडनली नीचे आएगी क्योंकि इसमें रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, तो इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। अब इसमें अगली चीज़ ये है कि जो बॉयल्स लॉ है यहाँ पर वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ की। PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो गैमा पावर दी गई है, ये गैमा टेम्परेचर के प्रोसेस को कंपलसेट करता है। गैमा जो होता है वो CP और CV होता है। CP से मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे CV है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि एक गैस का टेम्परेचर जो है ना दो तरह से ही बढ़ाया जा सकता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और CP ये बताता है कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, और CV बताता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो गैमा का फैक्टर आता है, ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, उसको कंपनसेट करता है ताकि बॉयल्स लॉ जो है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म इसके ऊपर अप्लाई की जा सके। ये कुछ और प्रोसेस का नाम भी दिए गए हैं जो कि यहाँ सिलेबस में तो नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये आपने ये जो फर्स्ट लॉ और इसकी एप्लीकेशन है ये एज ए लॉन्ग तैयार करना है। इसमें पॉसिबल शॉर्ट भी हैं, जैसे फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन और उसकी जो इक्वेशन है, इसके अलावा ये जो एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं जो यहाँ तो नहीं है भाई, आपकी बुक में तो हैं प्रॉपर वैसे। उसके बाद ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है तो उसकी, और साथ में ये जो कर्व है ये ड्रा करनी है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, और ये पूरा लॉन्ग भी बनता है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।